गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 35वां सेट है। अभी तक हम लोग 34 सेट कर चुके हैं। आज भी इकोनॉमी का 7 क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है ये रुपए की परिवर्तनीयता से है। वर्तमान में देश ग्रहण किया है, पहले भी इस पर चर्चा हुई है। भारत में मुद्रा या रुपया अभी भी पूर्ण परिवर्तनीय नहीं है। चालू खाता पर 1994 से ही पूर्ण परिवर्तनीय कर दिया गया है, लेकिन पूंजी खाता पर मुद्रा भारतीय रुपया परिवर्तनीय नहीं है। जब धन का आगमन होता है तब तो पूर्ण परिवर्तनीय रहता है, लेकिन वापस जब निकलने लगता है धन, तब आरबीआई हस्तक्षेप करता है, विशेषकर पूंजी खाते पर। इसलिए मुद्रा पूर्ण परिवर्तनीय नहीं है, आंशिक ही परिवर्तनीय है। यहाँ पर पहला जो विकल्प है कि भारतीय मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता, ये स्वीकृत नहीं है, आंशिक रूप से ही स्वीकृत है। जो तारापुर समिति बनी थी पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता पर सुझाव देने के लिए, उसने भी कहा था कि पूंजी खाते पर रुपया को आंशिक रूप से पूर्ण परिवर्तनीय होना चाहिए, है ना। सुमन गुड मॉर्निंग। इसके बाद चालू खाता की पूर्ण परिवर्तनीयता ये स्वीकृत है ना। और चालू खाता पर पूर्ण परिवर्तनीयता उन्नीस से लागू है। अगस्त 1994 में चालू खाता पर पूर्ण परिवर्तनीयता लाया गया था। पूंजी खाता पर पूर्ण परिवर्तनीयता ये स्वीकृत नहीं है। सुझाव दिया था के लिए एस तारापुर समिति का गठन 1997 में हुआ था। तारापुर समिति बनी थी, उसी ने कहा था कि क्रमिक रूप से धीरे धीरे पूंजी खाता पर रुपया को परिवर्तनीय बनाइए, है ना। इसलिए ये भी गलत है। व्यापार खाता पर तो है जी, ये तो बहुत पहले से है, वो 94 में ही आ गया। लेकिन व्यापार खाते पर भी पूर्ण परिवर्तनीय है, क्योंकि व्यापार खाता चालू खाता के अंदर ही आता है। तो जब चालू खाता आ ही गया, तब फिर ये विकल्प बहुत सुटेबल नहीं होगा, तो हटा दीजिए इसको भी। क्योंकि चालू खाता में भुगतान संतुलन का जो चालू खाता होता है, इसमें दृश्य और अदृश्य मद आइटम दोनों का लेखांकन किया जाता है। और दृश्य मद का जो लेन देन होता है, इसी को व्यापार खाता कहा या व्यापार भुगतान कहा जाता है। अदृश्य के लिए तो कोई टर्म का प्रयोग है नहीं, ये भुगतान संतुलन के चालू खाता में आता है, तो ये भी नहीं होगा। सीधे होगा 1994 से चालू खाता की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है भारत में। दूसरा, आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी फॉरेक्स कहा जाता है, फॉरेन रिजर्व। फॉरेक्स में 4 बातें शामिल होती हैं: विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, दूसरा स्वर्ण, तीसरा एसडीआर और चौथा आरक्षित किस्त। ये एसडीआर का ही एक हिस्सा होता है। स्थिति जिस पर ऋण लेने पर ब्याज आईएमएफ नहीं लेता है, उसी को आरक्षित
किस्त स्थिति कहा जाता है। तो ये चारों शामिल है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति है ही, जिसमें बास्केट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, यानी कई मुद्राएं हैं, डॉलर है, पौंड है, येन है, यूरो है। स्वर्ण या सोना है ही, एसडीआर है ही। ये जो अंशदान भारत देता है आईएमएफ के कुल फंड का, आईएमएफ के कुल फंड में भारत का अंशदान 2.75% है, अभी है ही, कई वर्षों से यही चल रहा है। तो यही अंशदान है। इस अंशदान के रूप में जो भारत धनराशि देता है, उसके लिए जो आईएमएफ एक प्रतिभूति जारी करता है, इसी को विशेष आहरण अधिकार या स्पेशल ड्रॉइंग राइट कहा जाता है। एसडीआर ये विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा है और आरक्षित कोष स्थिति भी, किस्त स्थिति भी इसका हिस्सा है, यानी उत्तर सभी हो जाएगा, है ना। चारों है। पिछले ही साल 69th में बीपीएससी में ये पूछा गया था। यदि किसी उद्यम में अधिकतम 10 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और उस उद्यम का वार्षिक कारोबार टर्नओवर अधिकतम 50 करोड़ रुपया है, तो उस उद्यम को किस श्रेणी में के उद्यम में शामिल किया जाएगा? सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग या बृहत उद्योग, है ना। तो इसके लिए एक तीनों का अलग अलग है। 2020 में ये नई परिभाषा दी गई। उसके पहले केवल इन्वेस्टमेंट के आधार पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता था। अब उसमें इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टर्नओवर को भी शामिल कर लिया गया है। जो इसकी सूची बनेगी वार्षिक कारोबार, टर्नओवर, सूक्ष्म, लघु, मध्यम। 1 करोड़ है सूक्ष्म के लिए निवेश, 5 करोड़ है वार्षिक कारोबार, लघु के लिए 10 करोड़ और इधर है टर्नओवर 50 करोड़। मध्यम के लिए 50 करोड़ है पूंजी निवेश, 250 करोड़। इसका टर्नओवर होना चाहिए, है ना। तो कुल मिलाकर तो क्या हुआ, 10 और 50 है, तो यही इसका विकल्प लघु उद्योग में शामिल किया जाएगा, है ना। तो अगर 10 करोड़ तक का अधिकतम 10 करोड़ तक का पूंजी निवेश होता है और 50 करोड़ तक का टर्नओवर होता है, तो वह उद्योग लघु उद्योग की श्रेणी में आएगा। इसके लिए 1 करोड़ 5 करोड़ है, इसके लिए 50 करोड़ 250 करोड़ है और 50 करोड़ से अधिक तथा 250 करोड़ से अधिक, ये यदि आता है तब बृहत उद्योग की श्रेणी में शामिल होगा। तो यही पैमाना चलता है, ठीक है ना। केंद्रीय बजट 2024-25 में एक बार क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है बीपीएससी में, हाल फिलहाल में ही लगता है 66वीं या 65वीं में पूछा गया था। 9 प्राथमिकताओं की घोषणा हुई है, उसमें कौन इसमें से शामिल नहीं है? चौथा नंबर क्वेश्चन यही है।
कृषि में उत्पादकता, रोजगार एवं कौशल, समावेशी मानव संसाधन का विकास और सामाजिक न्याय, ये शामिल है। थोड़ा सा उसको 9 को देख लीजिएगा, है ना। ऐसे ये भी है, विनिर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास तथा ऊर्जा सुरक्षा, ये भी 9 प्राथमिकताओं में शामिल है। आधारभूत संरचना, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, ये भी शामिल है। ये 8 होते हैं। एक नई पीढ़ी के सुधार 9वां है। इसमें 9th जो है, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो 1 नंबर में ये है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। और 9 नंबर में नई पीढ़ी के सुधार हैं जो आर्थिक क्षेत्र में किए जाएंगे। महिला एवं युवा सशक्तिकरण, विनिवेश, ये उसमें नहीं था, शामिल नहीं है, तो उत्तर यही होगा, है ना। महिला सशक्तिकरण के विषय में नहीं कुछ कहा गया है। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? एक प्रोफेसर राजकृष्ण साहब थे। अमेरिका में एक मीटिंग में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि भारत में आर्थिक समृद्धि दर यानी जीडीपी में विकास दर औसतन 3.5% होता है। इसका कारण उन्होंने बताया था कि हिंदुओं की मान्यताएं एवं कार्य संस्कृति विकास के अनुकूल नहीं होती है, इसलिए भारत में आर्थिक समृद्धि दर, है ना। नहीं अभिषेक, गलत है आपका उत्तर। आर्थिक समृद्धि दर 3.5% के आसपास ही रहती है। 3.5% जीडीपी में ग्रोथ रेट को ही प्रोफेसर राजकृष्ण ने हिंदू ग्रोथ रेट कहा था, और इसका संबंध जीडीपी से है, न मुद्रा से है, न जनसंख्या से है, न जीएनपी। हालांकि जीएनपी जीडीपी से ही निकाला जाता है, लेकिन विदेशों में भारतीय नागरिकों के द्वारा किए गए उत्पादन को भी शामिल करते हैं। यहाँ उन्होंने, उनका कहना था, अगर वो रहते तो हम उनसे पूछते कि सर 91 के बाद 7% औसत कैसे हो गया? जनसंख्या अभी भी हिंदुओं की ही अधिक है ना। 80%, 85% तो हिंदू ही हैं, और धार्मिक मान्यताएं, जीवन शैली सब वही है जो 91 के पहले हुआ करता था। लेकिन उनका था ये हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा प्रोफेसर राजकृष्ण का है। 1981 में दिए थे, है ना। 3.5% आर्थिक समृद्धि दर को उन्होंने हिंदू वृद्धि दर का नाम दिया था। उनके अनुसार हिंदुओं की मान्यताएं एवं कार्य संस्कृति विकास के अनुकूल नहीं है। इसलिए ग्रोथ रेट था भी पहले यही रहता था, औसतन 3.5% रहता है। ग्रोथ रेट किसका? जीडीपी का। इसलिए मुद्रा भी नहीं है, जनसंख्या भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, उत्तर यही होगा, है ना। जीडीपी का है, ये नेशनल इनकम का है ना। ये राजकृष्ण साहब की अपनी बात थी। हालांकि 91 के बाद, कोरोना के 2 वर्ष को छोड़ दीजिए, तो भारत
कि आर्थिक समृद्धि दर ग्रोथ रेट औसतन 7% से ऊपर रहा है। कभी तो 8.5% भी गया है। अभी जो आंकड़े आते हैं वो भी 7% के आसपास रहते ही हैं। तो 7% है। 50-51 से लेकर 90-91 तक औसतन 3.5% ही रहा है। इसी को उन्होंने हिंदू ग्रोथ रेट कहा था। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के विषय में कौन सा कथन गलत है ना। अभी अब रबी की बुआई होने वाली है तो लगता है कि एमएसपी की घोषणा रबी फसलों के लिए की गई होगी, हो चुकी होगी लगता है, क्योंकि रबी की बुआई शुरू हो रही है। 2 बार वर्ष में होता है, खरीफ और रबी फसल की बुआई से पहले ही कर दिया जाता है। 23 कृषि उत्पादों के लिए होता है, कृषि जिन्सों के लिए 23 होता है ना। इसकी पहली घोषणा 1966-67 में गेहूं के लिए हुई थी। ये हरित क्रांति का वर्ष था। गेहूं का इतना उत्पादन हुआ कि लगा किसानों को हानि उठानी पड़ेगी, तब न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया था। एमएसपी का निर्धारण सीएसीपी करता है, लेकिन अंतिम निर्णय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा लिया जाता है ना। इतनी ही बात रहती है इसमें। वर्तमान में 23 कृषि जिन्सों के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है। ये तो सही है, 23 के लिए ही होती है। एमएसपी की घोषणा वर्ष में 2 बार खरीफ और रबी फसल की बुआई से पूर्व की जाती है। ये भी सही है। एमएसपी की घोषणा सर्वप्रथम 1966-67 में गेहूं के लिए हुई थी। ये भी सही है। हरित क्रांति का वर्ष था। एमएसपी का निर्धारण सीएसीपी के द्वारा किया जाता है। यहां तक तो सही है। नहीं, सीएसीपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये गठित हुआ है 1985 में। 1965 में बना था कृषि मूल्य आयोग, उसी को बदलकर 1985 में सीएसीपी किया गया है ना। तो यहां तक तो सही है, जबकि अंतिम निर्णय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा लिया जाता है। ये गलत है। इसमें इनके पास निर्णय नहीं होता है। अंतिम निर्णय आर्थिक मामलों, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा होता है। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, इनके द्वारा। इसी में आधा गलत है, इसलिए उत्तर यही हो जाएगा। कृषि मंत्रालय जारी करता है, लेकिन अंतिम निर्णय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ही लेती है। कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स, उन्हीं के द्वारा लिया जाता है। और अंतिम क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन चुनिए, है ना। चूंकि क्वेश्चन अगर पूछना होगा जनगणना से तो 2011 का ही पूछा जाएगा, क्योंकि उसके बाद जनगणना हुई नहीं और अभी भी पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, तो थोड़ा उसका अध्ययन जरूरी होगा। अध्ययन जरूर कीजिएगा, है ना। 2001 की तुलना में 2011 में लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई है। लिंगानुपात में सुधार हुआ है। 2001 में अगर लिंगानुपात की बात करते हैं, महिला पुरुष औसत का अनुपात का, तो 2001 में 933 था, 2011 में 943 हुआ है। 10 की वृद्धि हुई है, तो ये सही है। 2001 की तुलना में 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर में
3.9% की गिरावट आई है। 2001 में जनसंख्या वृद्धि दर 21.54% था। 2011 में 17.64% रहा है। तो जो गिरावट है 3.90% का है ना। तो ये ही सही है। 2001 की तुलना में 2011 में बाल लिंगानुपात में सुधार हुआ है, यानी इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। ये कथन गलत है ना। सुधार नहीं हुआ है बल्कि गिरावट आई है। 2001 में बाल लिंगानुपात 927 था, जो 2011 में घटकर 914 हुआ है। और ये गिरावट 1961 से लगातार चल रहा है, 2011 में भी जारी रहा है। अब नई जनगणना होती है तो पता चलेगा कि इसमें क्या हुआ है। तो इसमें 13 अंकों की गिरावट आई है। इसलिए बाल लिंगानुपात में सुधार नहीं हुआ है। ओवरऑल लिंगानुपात में सेक्स रेशियो में सुधार हुआ है 10 का, लेकिन बाल लिंगानुपात में 13 अंकों की गिरावट है ना। तो सुधार नहीं हुआ है, यही है आंकड़ा। 2011 में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 31% रहा है। ये सही है ना। 31% शहरी आबादी बताई गई थी। 31.6 है या 4 है, ऐसे ही कुछ है, लेकिन 31% से ऊपर बताई गई है। शेष ग्रामीण जनसंख्या ही है ना। 31.16 होना चाहिए, जो कि 68.84 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या रही है। तो ये भी सही है। उत्तर यही होगा। बाल लिंगानुपात में सुधार नहीं हो पा रहा है। इसका मुख्य कारण माना गया है भ्रूणों का लिंग परीक्षण और कन्या भ्रूणों की हत्या। इसका मुख्य कारण माना गया है। ठीक है। तो यही 7 क्वेश्चन थे। एक बार और देख लिया जाए। वर्तमान में चालू खाता पर मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता को स्वीकार किया गया है, यानी वस्तु और सेवा के व्यापार से जो भी विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी वो मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से भारतीय रुपया में बदलेगा या भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा में बदलेगा। किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और पूंजी खाता पर अभी भी रुपया आंशिक परिवर्तनीय ही है। पूर्ण परिवर्तनीयता का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। डर है कि कभी अर्थव्यवस्था बैठ न जाए, है ना। तो यही होगा। ये 1994 से ही चालू खाता पर पूरी तरह परिवर्तनीय है। दूसरा, आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में, विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश के केंद्रीय बैंक के पास ही होता है, वही उस अपना रखता है। भारत का स्थान वर्तमान में 5वां या 6ठा है इस मामले में। और इसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, सोना, एसडीआर और आरक्षित किस्त स्थिति चारों शामिल होते हैं। इसलिए इसका उत्तर यही रहेगा। वैसा उद्यम जिसमें निवेश अधिकतम 10 करोड़ रुपया और जिसका वार्षिक कारोबार अधिकतम 50 करोड़ रुपया तक होता है, उसे लघु उद्योग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। 1 करोड़ निवेश, अधिकतम 5 करोड़ का टर्नओवर, यह सूक्ष्म उद्योग का पैमाना है। और अधिकतम 50 करोड़ का निवेश और 250 करोड़ का टर्नओवर, यह मध्यम उद्योग के लिए निर्धारित है ना। ये परिभाषा, ये जो परिभाषा नई वाली है, 10 करोड़ 50 करोड़, ये जो नई परिभाषा है, ये नई परिभाषा 2020 में आया है। उसके पहले 2006 में परिभाषित किया गया था और केवल पूंजी निवेश के आधार पर था। उसमें भी निर्माण इकाई और सेवा इकाई के लिए
अलग अलग था। उस विभाजन को भी 2020 वाले परिभाषा में समाप्त किया गया है। अब यहाँ चाहे निर्माण इकाई हो या पूंजी इकाई हो या सेवा इकाई हो, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर समान रखा गया है। नौ प्राथमिकताएं हैं केंद्रीय बजट 2024-25 में। इसमें युवा एवं महिला सशक्तिकरण तथा विनिवेश को बढ़ावा ये शामिल नहीं है, ये नहीं है शामिल, इसलिए उत्तर यही होगा। और 9 शामिल, 8 शामिल है ऊपर वाले, हमने नंबरिंग कर दिया है। और नई पीढ़ी के सुधार 9वां पॉइंट है इसमें, है ना। हिंदू वृद्धि दर का संबंध जीडीपी से है, जीडीपी ग्रोथ रेट से है। ये प्रोफेसर राजकृष्ण साहब का 1921 में दी हुई थ्योरी है। उनके अनुसार हिंदुओं की मान्यताएं एवं कार्य संस्कृति विकास को अवरुद्ध करते हैं, विकास के अनुकूल नहीं है। इसलिए भारत में जीडीपी का ग्रोथ रेट 3.5% के आसपास ही रहता है, ऐसा राजकृष्ण साहब ने कहा था, है ना। ज्यादा पूजा पाठ करते हैं हम लोग, नहीं तो यज्ञ होता है बड़ा बड़ा, लाखों रुपया हुमाद में लपेट कर स्वाहा कर देते हैं। ये विकास के लिए उचित नहीं है। त्यौहार ही मनाते हैं तो महीना भर मनाते ही रह जाते हैं, है ना। इससे आर्थिक क्रिया प्रभावित होती हैं, उत्पादन प्रभावित होता है। शायद यही सोचकर राजकृष्ण साहब ने ये बात कही होगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य 23 कृषि उत्पादों जिन्सों के लिए, आइटम के लिए घोषित की जाती है। इसकी घोषणा वर्ष में 2 बार खरीफ और रबी फसल की बुआई से पहले होती है। एक लगता है कि जुलाई में होता है और एक नवंबर में होता है। अभी होने वाला है या हो चुका होगा, क्योंकि रबी फसल की बुआई शुरू होने वाली है, शुरू हो भी चुकी होगी। और एमएसपी की घोषणा सबसे पहले 1966-67 में गेहूं के लिए की गई थी। ये हरित क्रांति का वर्ष भी था। एमएसपी का निर्धारण सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के द्वारा किया जाता है। हालांकि ये केवल मूल्य का निर्धारण करते हैं। अंतिम निर्णय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। यहां पर हमने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कर दिया था, किसान कल्याण भी लिखा जाता है, इसलिए ये डी वाला ऑप्शन ही गलत हो जाता है। और अंतिम 2011 की जनगणना जो हुई है, लिंगानुपात में 10 अंकों का सुधार हुआ है, 933 से 943 हुआ है, इसलिए पहला कथन सही है। जनसंख्या वृद्धि दर 2001 में 21.54% था, जो 2011 में घटकर 17.64% रह गया है। तो 3.9% की गिरावट दर्ज की गई है, ये भी सही है। बाल लिंगानुपात में सुधार नहीं हुआ है, बल्कि गिरावट जारी रही है, और यह गिरावट 1961 से ही जारी है। 2001 में बाल लिंगानुपात 927 था, जो 2011 में घटकर 914 रह गया है ना। और 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल शहरी आबादी लगभग 31% है। तो ये वाला सही है, केवल गलत यही होता है, बाल लिंगानुपात में सुधार नहीं है ना। तो आज तक के लिए इतना ही रहेगा। फिर मंडे को 5+ क्वेश्चन ही रहेगा, उसके साथ हम लोग मिलेंगे और डिस्कशन करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।